हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश JOIT प्रैक्टिस सेट नंबर 2। सो मैं आपको बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये डेली 9 PM होता है और ये आपका 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा। और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी 21 मार्च 2021 है। तो जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी टीम ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है जो कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अगर आप उसको रजिस्टर करें तो। उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसमें आपके मेनली जो भी आपका जैसा क्वेश्चन पेपर आता है वो सेम टू सेम उसी की तरह का होगा, मॉडल टेस्ट पेपर की तरह या फिर प्रैक्टिस सेट की तरह। और वहाँ पे आपको जैसे ही आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के, और आपके 50 क्वेश्चन आते हैं आपके GK, साइंस और बाकी जो आपका मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उस तरह के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होंगे। आप उसे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमारे स्टूडेंट्स या फिर जो भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने राइट आंसर किए, उनमें से 2 टॉप नेम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा। फर्स्ट आपके पास आ जाता है अजय कुमार शर्मा। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ अजय कुमार शर्मा जी को, उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर किया। और सेकंड हमारा आ जाता है किरण ठाकुर। मैं उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये दोनों जो हमारे कैंडिडेट्स थे या फिर व्यूअर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से आंसर्स किए। आप सभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से जल्दी आंसर करें और सभी आंसर्स को सोच समझ के आंसर करें। चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने भी जो PDF था हमारा पेड PDF वो बाय किया है, वो पूछ रहे हैं कि उसमें कितने प्रैक्टिस सेट होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और वो आपको 16 जनवरी, जैसे ही आपके जो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको 16 जनवरी को आपके रजिस्टर्ड मेल ID पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और साथ साथ आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी देते रहें। हम आपके कमेंट्स को साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपके लाइव प्रीमियर के थ्रू आपके पास पहुंच रही है, तो इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके आंसर कमेंट करते रहें। हम आपको कमेंट में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे और जो आपके क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि कोई क्वेश्चन गलत आंसर कर दिया है हमने, तो वहाँ पर वो गलत नहीं, हमने खुद गूगल पर भी सर्च करके उसको दोबारा से देखा है। वहाँ पे वो बिल्कुल आपका राइट आंसर था। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 51। अगर आपको 51 का आंसर आता है तो आप जल्दी से साथ साथ में कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 51 में आपके पास दिया है, टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज अ। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। स्टूडेंट्स ऐसा भी कह रहे थे कि जो हमने पढ़ा है उसमें से नहीं आए। जी हाँ, ये उसी में से आ रहे हैं। आपने थ्योरी को नहीं देखा है तो आप अरिहंत की थ्योरी को देख लें, उसमें आपके सभी क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है, अगर हमें किसी भी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करना हो तो यूज़र उसे किस तरीके से या किस जरिए से एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, टर्मिनल। मैं आपको बता दूं कि जो आपके सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स होता है, और अगर हमें लाइनेक्स को एक्सेस करना हो तो हम उसे टर्मिनल के थ्रू करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास दिया गया है, अ फ्लॉ इन अ प्रोग्राम दैट कॉज इट टू प्रोड्यूस इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट इज कॉल्ड अ। आपका फ्लॉ आ जाता है कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी कमजोरी। बोला गया है कि एक प्रोग्राम है जिसमें कोई दिक्कत है या फिर कमजोरी है जिसकी वजह से हमें इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, बग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बग की वजह से ही आपके जो इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में आपसे पूछा गया है, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक ब्लैंक ऑन द वेब। इसके जो ऑप्शंस है वो नेक्स्ट पेज पे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बुक में आपके ऑप्शंस आगे पीछे हैं, लेकिन जो कोई भी इसकी तैयारी कर रहा है और जिस किसी ने भी JOIT का पुराना पेपर देखा है वो जानता है कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके पिछले पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं। एक बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इस बुक का नाम क्या है, तो मैं इस बुक का नाम आपको बताना चाहूँगा। कंप्यूटर अवेयरनेस बाय SR बेहरा नाम से उसके राइटर हैं, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं और अमेजोन से बाय भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है, एक वेबसाइट का एड्रेस है, इज़ अ यूनिक नेम। एक वेबसाइट का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल यूनिक नेम होता है, तो वो किसे आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिकली। तो जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा वो आपके वेबसाइट को ही आइडेंटिफाई करेगा। हम नेक्स्ट पेज के ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करें, हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर ब्लैंक, और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो बोला गया है कि कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है इन ऑप्शंस में से। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें ज़्यादातर जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होते हैं। सो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 1 को कमेंट किया है तो उसका राइट आंसर है। और आप लास्ट में अपने टोटल मार्क्स को, जो भी आपके बिल्कुल राइट मार्क्स होंगे उन्हें आप कमेंट करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम वीडियो में लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिले। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। सो 55 में हमारे पास दिया गया है टू मेक द नंबर पैड एक्ट्स एज डायरेक्शनल एरो। सो जो हमारे पास कीबोर्ड में नंबर पैड दिया होता है या फिर न्यूमरल पैड भी बोलते हैं हम उसे अगर हमें डायरेक्शनल एरो की तरह चलाना हो, जैसा कि आप उसे देख भी सकते हैं, अगर आप उसकी फ़ोटो वगैरह देखें या अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसमें देखें, न्यूमर पैड में आपके पास एरो कीज़ भी बनी होती हैं। सो बोला गया है कि अगर हमें न्यूमर पैड को डायरेक्शनल एरो कीज़ की तरह चलाना हो तो हम कौन सा की प्रेस करेंगे। सो ये आपका जाता है नंबर लॉक करके। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, और जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर 1 कमेंट किया है तो उसका राइट आंसर है। सो साथ साथ आप इसके आंसर भी कमेंट करते चलें, और लास्ट में वीडियो के आप अपने जो भी आपके टोटल स्कोर हैं उन्हें कमेंट आउट करें। सो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन इसमें कवर होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम 50 से इनके क्वांटिटी बढ़ा दें क्वेश्चंस की, सो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। सो उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है हमारे पास, व्हाट when creating a word process document, this steps involves the user changing how words on the page appear both on the screen and printed form। सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन 56 में बोला गया है। सो उससे पहले अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो 56 में बोला गया है कि जैसे कि हम वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सो अगर हमें उसे चेंज करना हो, उसके वर्ड कैसे दिख रहे हैं उसे चेंज करना हो पेज में, स्क्रीन में भी और प्रिंटेड में भी, तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 5, हम उसे प्रिंट प्रीव्यू में चेंज करेंगे, या फिर हम उसे कहाँ देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास दिया गया है द ब्लैंक परफॉर्म्स सिंपल मैथमेटिक फॉर द CPU। सो ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो आप इसका आंसर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि परफॉर्म करता है सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशंस या फिर सिंपल मैथमेटिक्स फॉर द CPU। सो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 ALU। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपकी ALU की फुल फॉर्म आप हमें जल्दी से कमेंट करके बता दें। सो यहाँ पे आपकी ALU की फुल फॉर्म आ जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सो 58 में आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विद टिपिकली हैव द एक्रोनम। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल स्टोरेज है, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है लेकिन मैं आपको इसको आसानी से समझा देता हूँ। सो बोला गया है अगर हमारे पास कोई भी ऑप्टिकल स्टोरेज है तो हम अगर उसे रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गई CD। सो अगर हम उसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं तो उसे हम किस फॉर्म में या फिर किस एक्रोनम में बोलेंगे। सो यहाँ पे आ जाता है RW। सो जैसे कि आपने देखा ही होगा, आपका कई बार दिया होता है CD और साथ में दिया होता है RW। सो यहाँ पे आपका RW आ जाता है रीड और W आ जाता है आपका राइट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नंबर 59 हमारे पास दिया गया है ब्लैंक इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास ऑप्शंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। सो आप जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट में पोस्ट करें। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 डेटा। सो आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि आपके अरिहंत की पहले चैप्टर में बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, वहाँ पे इजीली बताया गया है कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। सो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने आपको पढ़ाया था, MCQs करवाए थे टॉप MCQs, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सो 60 भी आपके पास आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ। सो जैसे कि इसमें बोला गया है अगर हमारे पास 2 पर्सनल कंप्यूटर हैं और अगर हम उन्हें आपस में कनेक्ट कर दें सो हम उसे क्या कहेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, नेटवर्क। सो क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास आ जाता है। सो 61 को आप जल्दी से देख लें और अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, हम आपको कमेंट में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। 61 में आपसे पूछा गया है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। सो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करें।
सो इस क्वेश्चन में आपका बोला गया है, जब तक हम इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ वर्ड इन अ वेब पेज। सो बोला गया है कि एक वेब पेज है, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि जो आपके सामने पीडीएफ दिखाई दे रहा है यही एक वेब पेज है। सो बोला गया है कि जैसे कि नेटवर्क आपका एक वर्ड आ जाता है, सो अगर हम इसे क्लिक करें तो अनदर डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। सो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? सो जैसे कि आप आइडिया ले ही सकते हैं कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइपरलिंक। सो क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास दिया गया है द ब्लैंक ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड एंड ऑप्शंस। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ऑप्शंस की तरफ ले चलता हूं, पर पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। सो इसमें बोला गया है द ब्लैंक ऑफ द सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड एंड ऑप्शन। सो बोला गया है कि सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या चीज़ होती है या क्या ऑप्शन होता है जो कि लिस्ट ऑफ कमांड को और ऑप्शंस को कंटेन करता है। सो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि जो आपकी कमांड्स होती हैं या फिर कोई भी ऑप्शंस होते हैं वो आपके मेनली मेनू बार में ही होते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लेकिन 63 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप JOIT की अच्छे से तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। आपका जो मेनली कंप्यूटर है, अगर आप सिर्फ उसी को पढ़ लें तो आपके 60 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, जो कि पिछली बार की मेरिट से भी ज़्यादा हैं। सो पिछली बार की मेरिट आपकी गई थी अप्रॉक्सीमेटली 40 के अराउंड, या फिर 40 मिनिमम आपके 40 थे। सो आप आइडिया ले ही सकते हैं कि इस बार आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 50 या फिर 55 जाएगी। सो अगर आप अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी भी करें तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सो 63 को जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करें। सो 63 में आपका बोला गया है किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स। सो यहाँ पे पहले भी जब हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस करवा रहे थे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन आए कि जो आपका 1 किलोबाइट होता है वो आपका 1000 या फिर 1024 लिखना ज़रूरी है या फिर नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा 1024, क्योंकि हम टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका 1024 बाइट्स होगा, ना कि बिट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपका बिट वाला ऑप्शन है उसे टाइप या फिर टिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका बाइट होगा। सो मैं यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका 1024 होगा ऑप्शन नंबर 5। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सो अगर आपको 64 का आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में 64 डैश उसका आंसर टाइप कर दें। सो 64 आपके पास दिया गया है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU है वो किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा आंसर होगा इसमें कि जो आपका CPU है आप उसे टच कर सकते हैं, तो वो आपका हार्डवेयर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। सो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल के हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में जैसे आएंगे वैसे ही हैं। सो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को भी पढ़ लें तो यहाँ से आपके 50+, सिर्फ इन प्रैक्टिस सेट से आपके 50+ या फिर 100+ क्वेश्चंस बन जाएंगे। और अगर आप जो मैंने आपको बुक बताई ये वाली, अगर आप इसे पढ़ लें तो आपके पूरे मतलब कि 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें से आपको 100 क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने पेड PDF आपके लिए बनाया हुआ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो हमने ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसी बुक से उठाए हैं, और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं वहाँ से उठाए हैं। सो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पे बोला गया है CD-ROM स्टैंड्स फॉर। सो CD की तो सभी जानते हैं कि कंपैक्ट डिस्क, लेकिन ROM की भी जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पे CD-ROM हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स कर देना है, कंपैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सो 66 में आपके पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज एडेड टू इट। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप इसकी लैंग्वेज देखें तो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। सो इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी एबिलिटी है ऑप्शंस में से कि अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कोई भी हार्डवेयर जोड़ें तो वो डायरेक्टली चल पड़े। तो यहाँ पे जो आपकी एबिलिटी आ जाती है ऑप्शन नंबर 5, प्लग एंड प्ले। सो जैसे कि आप कभी भी अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका कोई भी ड्राइवर जल्दी से इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलता, वो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाता है, तो वो आपका जस्ट प्ले एंड प्लग आ जाता है, जैसे कि आपके पेन ड्राइव वगैरह। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। सो 67 में आपके पास दिया गया है फ्री हार्ड डिस्क स्पेस यूज टू एक्सटेंड द कैपेसिटी ऑफ रैम इन टर्म्ड। सो अगर हम रैम की अगर कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं फ्री हार्ड डिस्क से, सो उस एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंड टर्म को क्या बोलेंगे। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है आप जल्दी से कमेंट करें। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, वर्चुअल मेमोरी। अगर आपको अपने कंप्यूटर की रैम बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, जो रैम में आपका डेटा स्टोर होता है उसे आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं वर्चुअल मेमोरी के जरिए।
और जो आपकी लाइनेक्स होती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको लाइनेक्स में रैम को बढ़ाना हो तो आप क्या करेंगे, उसको किस तरीके से एक्सटेंड करेंगे हार्ड डिस्क में। सो उस टर्म को आपको बोलते हैं स्वैप। सो ये आपका जो स्वैप वाला टर्म है वो कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि जो अभी तक जो आपकी लाइनेक्स है कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें आपकी मेनली लाइनेक्स इस्तेमाल होती है, और जो आपके सर्वर वगैरह होते हैं उनमें भी आपकी लाइनेक्स इस्तेमाल होती है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश या फिर इंडिया है वहाँ पे लाइनेक्स का इतना यूसेज नहीं है। सो इस वजह से आपको लाइनेक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68। सो 68 में बोला गया है मेकिंग इलीगल कॉपीज़ ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। सो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है और ये आपका डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, अगर उनकी हम इलीगल कॉपी बनाएं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। सो यहाँ पे जो आपके सॉफ्टवेयर की पायरेसी हो रही है। सो नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 69। सो 69 में बोला गया है व्हाट इज़ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ पर्सनल कंप्यूटर कार्ड। सो बोला गया है ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने में कंप्यूटर में। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 बूटिंग। बूटिंग के जरिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर में लोड होता है, आपकी रैम में लोड होता है। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है इस प्रैक्टिस सेट का, लेकिन जो अभी हम आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी इसी वीडियो में शुरू कर देंगे। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइव देखें। लाइव देखने से होगा ये कि आप बाकी स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, किसने कितने मार्क्स स्कोर किए वो आपको पता लग जाएगा। अगर आप इसे बाद में देखते हैं तो जस्ट ये आपकी बिल्कुल बेसिक बाकी वीडियो की तरह ही हो जाएगी, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 70 में थे हम, तो उसमें बोला गया है कि इनमें कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कौन से होते हैं, जो कि आपके एक्सेल आ गया, वर्ड आ गया, कोई भी आपका पेंट वगैरह आ गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके जनरल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सो फर्स्ट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है डेटाबेस एक्सेल की फॉर्म में। सो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। सेकंड आपका आ जाता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो पेंट की फॉर्म में हो जाएगा ये, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन जो आपका थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो यहाँ पे इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। सो जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट करने की पूरी कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं कि आपके पिछली बार के जो IIT के एग्जाम में पूछा गया था, अगर आप चाहें तो पिछली बार का जो IIT का PDF डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके बहुत से प्रैक्टिस सेट में बार बार रिपीट हुआ है। सो बोला गया है कि द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएट विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। सो इसमें बोला गया है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज करनी हो, या तो उसका कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट चेंज करना हो, या फिर उसकी राइटिंग चेंज करनी हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। सो जो आपका राइट आंसर आ जाता है वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मेटिंग। आप उस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रहे हैं, उसके कलर्स चेंज कर रहे हैं, उसकी राइटिंग चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपके पास इन ऑर्डर टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट नेम यू नीड टू। सो बोला गया है कि अगर आपको किसी सेव, जैसे कि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही सेव है, सो अगर आपको फिर से उसे सेव करना हो अलग नाम से तो आप क्या करेंगे। सो जल्दी से जल्दी आप इसका कमेंट करें। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसे सेव एज करेंगे। सेव एज से होगा ये कि आपको ये डॉक्यूमेंट तो आपका पहले से ही सेव रहेगा, और जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसे सेव करने के लिए बोलेगा, और वहाँ पे आपको नेम उसका ऐड करने के लिए बोला जाएगा। सो यहाँ से आप अनदर डॉक्यूमेंट को एग्जिस्टेड डॉक्यूमेंट से सेव कर सकते हैं। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आप जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप इसे कमेंट करने की कोशिश करें। हम आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सो जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप लाइव चैट में ना पूछें, आप वो हमें डायरेक्ट कमेंट में पूछें, ताकि वो आपका सेव हो जाए और हमें ईजिली विजिबल हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ जाता है इट इज़ बेटर टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम अ फ्लॉपी टू हार्ड डिस्क देन ओपन द कॉपी ऑन द हार्ड डिस्क बिकॉज। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला ये गया है कि हम जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है, यानी कि उसमें एक डाटा है, हम उसे पहले हार्ड डिस्क में कॉपी कर लें और फिर उसे हार्ड डिस्क से ओपन करें। सो उसका क्या फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे जो आपका बेसिकली फ़ायदा ये आ जाता है, क्योंकि जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो आपकी स्लो होती हैं, जो कि जल्दी से आपके डेटा को लोड नहीं कर पाएंगी, लेकिन जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसकी स्पीड फास्ट होती है, जिससे कि वो आपके डेटा को जल्दी से लोड कर पाएंगी। इसमें बेसिकली होगा ये कि जैसे कि आप कभी पेन ड्राइव से मूवी देखते हैं कंप्यूटर में, सो जो आपकी मूवी है वो थोड़ी स्लो चलती है। अगर आप 4K या फिर HD वीडियो देखें तो वो आपकी स्लो चलेगी, लेकिन अगर आप उसे हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्टोरेज से ही देखें
तो वो आपकी फास्ट चलेगी, क्योंकि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। लेकिन जो अब आपकी नई फास्ट स्टोरेज डिवाइस आ गया वो आपकी आ गई है SSD। SSD की फुल फॉर्म आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो जो आपकी SSD होती है उसकी फुल फॉर्म आ जाती है आपके पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपके करंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर आ जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर 4। इसमें भी वही बोला गया है कि रीडिंग अ हार्ड डिस्क इज मच फास्टर एंड सेफर, क्योंकि जो आपकी फ्लॉपी है उसे अगर जल्दी से निकाल लें तो उससे फिर आपका जो डेटा है वो करप्ट भी हो सकता है, आपकी फ्लॉपी करप्ट भी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपके पास, द बेस्ट रीज़न दैट अ कंप्यूटर नीड्स टू हैव अ हार्ड डिस्क इज़ बिकॉज। सो यहाँ पे आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है कि एक कंप्यूटर है और उसमें हार्ड डिस्क की नीड हमें क्यों है। सो बेसिकली आपसे यही पूछा गया कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की नीड क्यों है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बोला गया है कि बिना हार्ड डिस्क के आपका कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। पहले तो ऐसा होता था कि जो आपके डिस्क यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे MS DOS वगैरह, वो तो आपको जैसे डिस्क लगा दी हमने और उससे चल पड़े। लेकिन जो अब आपके सॉफ्टवेयर आ रहे हैं हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं और वहीं से जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है बूटिंग के थ्रू, जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिक इन क्वेश्चंस में पढ़ा, और वहीं से जो आपका पूरा कंप्यूटर शुरू होता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया है, द ब्लैंक शोज ऑल द वेबसाइट एंड पेज दैट यू हैव विजिटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट में करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जो आपका हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर है इम्पॉर्टेंट वो आप गिरिराज मैगजीन से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी गिरिराज मैगजीन है वो बिल्कुल ऑफिशियल मैगजीन है आपके हिमाचल की, और हिमाचल की जो इन्फॉर्मेशन वाली साइट है वहाँ पे अपलोड की जाती है। सो जो आपके मेनली क्वेश्चंस है वो आपके वहीं से पूछे जाते हैं। सो मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि पहले बोला जा रहा था कि हिमाचल में एक बल्क ड्रग पार्क बनेगा। सो वो कहाँ पे बनेगा, मैं आपको उसकी लोकेशन बना देता हूँ, ऊना। सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था कि द ब्लैंक शोज ऑल द वेबसाइट एंड पेजेस दैट यू हैव विजिटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें बोला गया है कि हमें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दिखाई देती है कि हमने कौन सा वेबसाइट विजिट की या फिर कौन सा पेज विजिट किया, तो वो आपकी हिस्ट्री लिस्ट में आपको दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहते हैं, बेस्ट स्टडी मटेरियल, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे भी आप हमारे वीडियो डायरेक्टली गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं, जो IIT प्रेपरेशन बाय एजुटेक लर्नर्स। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो बोला गया है अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो आपका प्रॉक्सी सर्वर होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है बेसिकली कि जो हमारा प्रॉक्सी सर्वर है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, टू प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज। सो मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपका बेसिकली एक आ जाता है क्लाइंट और यहाँ पे आपका आ जाता है सर्वर। सो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी इमेज चाहिए, और उसके बाद जो आपका सर्वर है वो बैक में उसको वो डेटा सेंड करता है। लेकिन बीच में आपका आ जाता है प्रॉक्सी सर्वर। वो क्या करता है, वो देखता है कि जो डेटा उसे चाहिए वो एक्चुअली उसके लिए वैलिड है भी या नहीं, क्या वो डेटा हम क्लाइंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं या नहीं, या फिर कोई हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा हैकिंग के थ्रू। DDoS अटैक नाम से होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। डोस यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस। उससे ये होता ये है कि जो आपका यहाँ पे क्लाइंट होता है वो आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है, या फिर जो आपकी इर्रेगुलर, जो आपकी रिक्वेस्ट वैलिड नहीं है उसे भेजता है सर्वर को, जिससे कि आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई। सो उसी लिए यहाँ पे हमारा प्रॉक्सी सर्वर लिया जाता है ताकि जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो वेब पेज तक, वैलिड रिक्वेस्ट वेब पेज तक पहुँचाई जा सके। तो वो आपका काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। से ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो अगर यहाँ पे आप मेरी टंग जरा भी स्लिप हो जाए, सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ठंड बहुत है तो उसकी वजह से हो जाता है बीच में। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है रिपेयर फॉर, सॉरी मैं जरा मार्कर सेट कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है रिपेयर फॉर अ नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्जेस ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। सो बोला गया है हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और उसमें बग है। सो अगर हमें उसे जैसे कि प्रॉपर वर्किंग या फिर रिपेयर करना हो तो वो चीज़ क्या होती है जिससे कि वो रिपेयर होता है, और वो चीज़ यानी कि वो ऑप्शंस कौन सा है जिससे कि वो सॉफ्टवेयर का बग रिपेयर हो जाता है और वो इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो आपका आ जाता है पैच।
सो जैसे कि आप सभी के पास, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास फ़ोन तो होगा ही। तो जैसे ही आपके फ़ोन में कोई भी बग आता है तो जो आपके जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ Xiaomi या फिर MI कंपनी का। सो होता क्या है कि जो MI वालों ने अपना MI UI 12 लॉन्च कर दिया, उसमें हो जाता ये है कि जो आपका ज़रा भी बग वगैरह होते हैं तो उसके लिए पैच होता है उसमें, जो कि आपके फ़ोन के साथ जुड़ के आपके फ़ोन के जो बग हैं उन्हें कम करने की या फिर रिपेयर करने की कोशिश करता है। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं तो उसका आंसर आता है, तो आप जल्दी से कमेंट कर दें हमें। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास आ जाता है इन द URL http www.printhall.com द पोर्शन लेबल http इज द। सो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि जो URL में http है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। फर्स्ट आपका 2 नहीं, मैं आपको 2 से ज़्यादा बातें बता देता हूँ कि http यहाँ पे तो पहले इसे डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका http है वो क्या है, आपका प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो http है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको अगर आती है तो आप जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। सो जो आपका HTTP है उसकी आ जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक आपका आ जाता है HTTPS। सो ये आपकी आ जाती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S से आपका मतलब आ जाता है एनक्रिप्टेड। एक और आपका आ जाता है FTP। सो FTP आ जाता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो आपसे इस तरह की फुल फॉर्म्स प्रोटोकॉल से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। एक और होता है आपका IP। सो IP तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक आपका आ जाता है TCP। सो TCP आपका आ जाता है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, आप इसका आंसर हमें जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, और लास्ट में अपने टोटल आंसर कितने की आपने राइट वो हमें कमेंट करें, और साथ में अपना नाम भी कमेंट करें। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया गया है द एबिलिटी टू ईजीली ऐड एडिशनल यूज़र मीन्स दैट अ नेटवर्क इज़। सो बोला गया है कि अगर किसी भी नेटवर्क में हमें कोई यूज़र ऐड करना हो, आसानी से ऐड करना हो, तो उसको हम उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे। सो जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 स्केलेबल। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में डेटाबेस की बात की गई है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे को अभी तक डेटाबेस की वीडियो नहीं मिली। सो आप टेंशन न लें, आपको डेटाबेस की अलग से वीडियो मिल जाएगी, जैसे कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी की मिल गई है। सो जल्दी से जल्दी हम जैसे ही प्रैक्टिस सेट खत्म कर लेते हैं उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अगर आप और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से 1 या 2 वीक पहले आपको जो प्रैक्टिस सेट ही लगातार करवाए जाएंगे। सो यहाँ पे आपका बोला गया है इन अ डेटाबेस अ फील्ड इज़। सो बोला गया है कि जो डेटाबेस है उसमें फील्ड क्या है। फील्ड आपका बेसिकली क्या जाता है कि जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, टेबल ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप टेबल स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन के। सो DBMS में भी हम कुछ फुल फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। DBMS में आपकी आ जाती है एक RDBMS। सो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म आती है तो आप इसे हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी RDBMS आ जाती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और खाली आपकी DBMS आ जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हो जाती हैं और आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। सो जो आपके मीडियम और इजी लेवल के एग्जाम हैं उनमें ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ जाता है, लेकिन 11 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो अभी हमारी देख रहा है, मैं उसे बताना चाहूँगा कि आप जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि IIT की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। सो आपको एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना फोकस एग्ज़ाम पे अच्छे से करें, क्योंकि जो आपकी सीट है वो आपको इस बार लेनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो इस बार हमें जो हमारी IIT की सीट है वो अच्छे से कवर करनी होगी। सो उसके लिए आप अच्छे से प्रेपरेशन करें, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। सो 11 में हमारे पास दिया गया है द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन इज़ नोन एज द स्क्रीन ब्लैंक। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया है, मुझे याद है। सो आप इसका आंसर जल्दी से हमें कमेंट करने की कोशिश करें। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन। सो ये आपका बिल्कुल आधे क्वेश्चन से ही आपका कंफर्म हो जाता है कि आप पे आपका ऑप्शन नंबर 1 रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन आपका क्या होता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो वो ये किससे बनी है, छोटे छोटे पिक्सल से बनी है, और अगर आपके बहुत सारे पिक्सल एक साथ मिल जाएं स्क्रीन में तो उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो 12 में हमारे पास दिया गया है द ब्लैंक ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास और बोला गया है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि इंक्लूड करता है अपने आप में प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। तो वो आपका आ जाता है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस का सिस्टम या फिर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस का कम्बिनेशन। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज प्रोग्राम्स दैट आर करंटली रनिंग। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन आधा रह गया।
अ सिंगल क्लिक ऑन वन ऑफ द प्रोग्राम आइकन विल ब्रिंग द विंडो अप। सो यहाँ पे आपको मेन बात यह है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपका आधा क्वेश्चन पढ़े हैं तो जो आपका आंसर है वो गलत हो जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली बोला यह गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले प्रोग्राम दैट आर करंटली रनिंग। सो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है ऑप्शंस में से जो कि हमें बताती है कि कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, और अगर हम उस पर क्लिक करें तो वो हमें पूरा विंडो या फिर पूरा प्रोग्राम ही ओपन कर देती है। तो वो आपकी बेसिकली आ जाती है, जैसे कि आपने पूरा डेस्कटॉप में देखा होगा कि जो आपकी स्टेटस बार होती है वो आपकी वहाँ पे आपके जो प्रोग्राम रनिंग होते हैं उन्हें भी बताती है, और साथ साथ अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपके पूरे प्रोग्राम विंडो को भी ओपन कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो आप अपने कमेंट्स को करते रहें, हम आपके कमेंट्स को साथ साथ देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो आपके प्रीमियर के थ्रू आ रही है तो ये आपकी वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, लेकिन जो आपके कमेंट्स हैं वो हम साथ साथ रीड आउट कर रहे हैं और आपको आंसर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज यू नीड टू। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देख रहे हैं तो मैं नेक्स्ट पेज कर दूंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को वेब पेज बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पुट द अप्रोप्रिएट ग्राफिक एंड लिंक्स। सो इससे तो आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट वेब पेज तो बनेगा नहीं। सो बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सेव द डॉक्यूमेंट इन द सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट। सो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करने से भी वो कोई वेब पेज बनेगा नहीं। थर्ड आपके पास आ जाता है यूज़ योर वेब ब्राउजर एज एन एडिटर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है सेव एज HTML, तो आप सभी जानते हैं आपने बेसिक HTML कोडिंग की होगी। सो जो आपका HTML है, अगर आप उस किसी भी डॉक्यूमेंट को .html करके सेव करें तो वो आपका एक वेब पेज की फॉर्म में सेव हो जाता है, और अगर आप उसे ओपन करें तो वो आपका वेब ब्राउजर में ओपन होगा और वेब पेज की तरह दिखाई देगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज टू द राइट ऑफ द स्पेस वेयर द टेक्स्ट विल बी इंसर्ट व्हेन यू टाइप। सो बिल्कुल बेसिक सी बात यहाँ पे की गई है। क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन ये बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको इसका वैसे तो आंसर होगा आपका कर्सर। सो यहाँ पे आपका कर्सर नहीं दिया गया है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दिस हो जाएगा। इसमें बेसिकली बात ये की गई है कि अगर हम कहीं भी टाइप करते हैं तो आपका जैसे कि कर्सर यहाँ पे दिया गया होता है डिस्प्लेस टू द राइट ऑफ द स्पेस। सो बोला गया है कि अगर आपका जो स्पेस है वो आपका राइट साइड होगा और जो आपका रिटन टेक्स्ट है वो आपका लेफ्ट साइड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे। सो आपका आ जाता है कर्सर। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं ये आपका आ गया कर्सर। तो जो आपका राइट साइड है उस साइड आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली स्पेस होगा, और जो आपका लेफ्ट साइड है उस साइड आपका टेक्स्ट होगा, और जो बीच में होगा उसके बारे में पूछा गया है तो वो आपका आ जाता है कर्सर। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 15 में समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ईजी ही है। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दिया गया है समथिंग विच कैन ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शंस इज सेट टू बी। सो बोला गया है कि ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कि ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके और कोई भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आप क्या जाते हैं यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस या फिर यूज़र फ्रेंडली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सो ये आपका यूज़र फ्रेंडली टर्म्स बहुत से वेबसाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और कोई भी उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर ले या फिर इजीली अंडरस्टैंड कर ले तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, यूज़र्स को आसानी से समझ आ जा रहे हैं। सो उसी तरह से आपका वो लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं आप। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। सो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से हमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट में करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है। सो मैं 17 करने से पहले आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो IT के पिछले पेपर का PDF जो कि आपका लास्ट टाइम हुआ था उसमें देख सकते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है द कॉपी कमांड सेव्स टू। जो कॉपी कमांड है आपकी वो कहाँ पे सेव करती है डेटा को, तो वो आपका आ जाता है द क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जैसे कि आपने कंप्यूटर या फिर अपने फ़ोन में भी कभी भी कॉपी किया होगा तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी टू द क्लिपबोर्ड। सो यही वही लॉजिक यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। सो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉन न्यूमेरिक डेटा यानी कि नंबर कंसिस्ट नहीं करता। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉई एड्रेस है उसमें आपका न्यूमेरिक वर्ड कहीं नहीं होगा। बेसिकली जो आपका पिन कोड है वो तो अलग बात आ जाती है, लेकिन जो आपका बैंक बैलेंस है उसमें तो आप सभी जानते हैं कि आपका न्यूमेरिकल डेटा होगा। रियल नंबर है उसमें भी आपका न्यूमेरिकल डेटा होगा। नन ऑफ दिस यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि एम्प्लॉय एड्रेस दिया गया है। और एग्जामिनेशन मार्क्स भी आपके न्यूमेरिकल डेटा ही होते हैं, जैसे कि 100 आउट ऑफ 100 या फिर 50 आउट ऑफ 50, जैसे कि आप से कईयों के आएंगे 50 आउट ऑफ 50 इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आप लास्ट में हमें कमेंट करेंगे। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19।
सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज। सो यहाँ पे आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये फिर से रिपीट हुआ है। सो बोला गया है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके पास बटन्स होते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो वो आपका राइट आंसर आ जाता है फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास दिया गया है अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज। सो बोला गया है कि अगर हम डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करें तो उसे हम क्या कहेंगे। सो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर हमें कमेंट में टाइप कर दें। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है शॉर्टिंग। सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही आप अमेज़ॉन पे कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो प्राइस है वो लॉजिकली सीक्वेंस में क्रिएट हो, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिएट हो। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे एक शॉर्टिंग ऑप्शन होता है, वहाँ से आप चूज़ करते हैं लो टू हाई। सो वही आपका जो लिंक है या लॉजिक है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पे जो आपको मैं ज़्यादातर एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्जांपल आपको ज़्यादा याद रहेंगे और अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है, जो यानी कि करे हुए के। अगर आप इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट करें तो आप इसको 1 दिन याद रखेंगे, 2 दिन याद रखेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें, सुने 2-3 बार तो ये वीडियो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास दिया गया है अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज। सो अगर हमें डेटा को, सॉरी ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, सॉरी मैं आपको जरा एग्जांपल समझाने के चक्कर में मैं खुद भूल गया कि क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स नॉट नॉर्मली यूज ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो बोला गया है कि ये और क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली बोला ये गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा टूल है जो कि हम सिस्टम एनालिसिस के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते नॉर्मली। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे आपके चार्ट वाले तो सभी ऑप्शन चले गए। सो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन रह जाता है क्वेश्चन चेकलिस्ट। और आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमें सिस्टम एनालिसिस करना हो तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन चेकलिस्ट की क्या ज़रूरत है। चेकलिस्ट यानी कि आपका इस तरह से चेक बॉक्स दिया होगा और वहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन लिखा होगा। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास आ जाता है अ सिंगल एप्लीकेशन दैट कंबाइंस द मेजर फीचर्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड। सो यहाँ पे बेसिकली बोला ये गया है कि एक सिंगल एप्लीकेशन है जिसमें कम्बिनेशन प्रोवाइड करवाया गया है आपको ज़्यादातर फीचर्स का एक ही एप्लीकेशन में। सो उस एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे जिसमें कि आपके बहुत से फीचर्स का कम्बिनेशन प्रोवाइड करवाया गया है। सो आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करने की हमें कोशिश करें, हम आपको कमेंट्स में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट में भी पूछ सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपके बहुत से फीचर्स को कंबाइन करके एक सिंगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 में आपके पास दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। सो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप इसका आंसर हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो किस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। सो यह हमने क्वेश्चन पहले भी किया, इसी तरह का रिलेटेड था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपके जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। सो इसमें दिया गया है इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिंगल डिग्रेड यू वुड यूज़। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि अगर आप नेटवर्क का किसी भी का इस्तेमाल करते हैं, सो अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी कम ना हो, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली जो बुक में आपका आंसर दिया गया था वो आपका आ गया था स्विच, ऑप्शन नंबर 4, लेकिन ये आपका गलत होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ए रिपीटर। सो रिपीटर क्या करता है, जो आपके सिग्नल्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपका एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया है तो वो क्या करता है रिपीटर, उसे इंक्रीज़ कर देता है ताकि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। सो 25 में आपसे पूछा गया है अ ब्लैंक इज़ अप्रॉक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट के इक्वल है। सो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, M से आप आइडिया ले सकते हैं मेगाबाइट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 मिलियन बाइट्स। सो आप देख ही सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसने कितनी तरक्की कर ली है। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। सो 26 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी अभी तक वीडियो को देख रहा है,
चाहे इस चैनल पे देखे चाहे किसी भी चैनल पे देखे, वो चाहता है कि जैसे कि वो बहुत ही तैयारी कर रहा है अच्छे से अपने एग्ज़ाम की और उसका सिलेक्शन हो भी जाएगा, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ एग्ज़ाम भर देते हैं और जो एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं कि 7 डेज़ स्ट्रैटेजी वगैरह। सो ऐसा नहीं है कि जो आपका कोई स्टूडेंट्स 30 डेज़ से तैयारी कर रहा है और एक 7 डेज़ से तैयारी कर रहा है तो जो आपका 7 डेज़ वाला है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें आपकी बेसिक नॉलेज देखी जाती है, बेसिक इंटरेक्शन देखी जाती है सब्जेक्ट से। आप इस सब्जेक्ट कंप्यूटर आप देख ही सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो आप इसे एक सब्जेक्ट ना समझ के एक इंटरेस्टिंग थिंग समझिए जिसमें कि आपको समझने में आसानी होगी, आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास आ जाता है, द टाइम इट टेक्स अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल टू द CPU इज़ नोन एज। सो यहाँ पे बेसिकली लैंग्वेज, यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी सी मुश्किल दी गई हैं और आपके एग्जाम में भी इसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपको चाहिए कि आप लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। सो बोला गया है कि जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस वगैरह जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर किए गए हैं, सो उन्हें जो एक्सेस करने के टाइम को क्या कहते हैं। अगर हमें उन्हें एक्सेस करना हो तो जल्दी से जल्दी उस टाइम को क्या कहेंगे। सो आपका राइट आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 एक्सेस टाइम। किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी लोकल डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाना हो CPU को तो वो क्या करेगा, CPU से एक्सेस करेगा। सो उसको क्या कहेंगे, एक्सेस टाइम। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपके पास दिया गया है, ब्लैंक कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच यूज़र कैन इंटरैक्ट विद द यूज़र। सो यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी टफ दी गई है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर समझा देता हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो इसमें बेसिकली बोला ये गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस को और हमें प्रोवाइड करवाता है यूज़र को प्रॉपर इंटरैक्शन, यानी कि यूज़र को अच्छे से मतलब कंप्यूटर को यूज़ कर सके वो प्रोवाइड करवाता है, और बाकी जो भी कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शंस और कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को कंट्रोल करता है और यूज़र को एक अच्छा इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली फीडबैक प्रोवाइड करवाता है, यूज़र उसे आसानी से यूज़ कर सके। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 आपके पास आ जाता है, ब्लैंक मीन्स दैट द डेटा कंटेन्स इन अ डेटाबेस इज़ एक्यूरेट एंड रिलेबल। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें। सो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो कि हमें डेटा कंटेन करने में, डेटाबेस में किसी भी डेटा को स्टोर करने में एक्यूरेट और रिलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 डेटा इंटीग्रिटी। सो मैं आपको बता दूँ कि आपकी एक नई वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें कि आपकी डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिलेबिलिटी और डेटा कंसिस्टेंसी को डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो अगर आप उस वीडियो को चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में टाइप कर दें और आप इसका आंसर भी टाइप कर सकते हैं। सो इसका आंसर आपका जो जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी कि आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और जो आपका डेटा है वो रिलेबल होना चाहिए। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 में आप जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं और मैं आपको इसको समझा देता हूँ जब तक। सो इसमें पूछा गया है, अ ब्लैंक इज़ अ प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क यूज्ड एग्जिस्टिवली बाय कंपनी एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा प्राइवेट कॉरपोरेट नेटवर्क है जो कि कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे कंपनीज़, तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि जो कंपनीज़ होती हैं छोटी छोटी, वो आपका बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आपका लैन आ गया, वैन आ गया, या फिर वाइड एरिया नहीं, वाईफाई आ गया। सो आपका आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि आपका WPN यानी कि VPN के थ्रू कनेक्ट होती हैं अपने सिस्टम से, अपने कंपनी से, और वहाँ पे वो अपना काम करते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट। इंटरनेट आपका एक प्राइवेट इंटरनेट होता है जहाँ पे जो पर्सन्स ऑथराइज्ड होते हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 करने से पहले, जैसे कि आप 31 भी देख ही सकते हैं, सो 31 हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन 30 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, और अगर आप चाहें कि भई हम इस बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, सो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 90 डेज़ में ये बुक करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बुक में आपका बहुत बड़ी बुक है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डिस्कस करवाएं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसमें कुछ अनरिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कोई भी आपके डेटा स्ट्रक्चर दे दिए गए, कोई भी आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी गई, सो आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 में बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइल सर्वर इन विच ऑफ द फॉलोइंग।
सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि फाइल सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑप्शंस में हमें बताना है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल से और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको, जैसे कि हम कभी भी इस वीडियो को, जैसे कल वीडियो डालेंगे 9 PM, तो जब आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप इन क्वेश्चंस को मिस ना कर पाएँ। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला ये गया है कि जो हमारा फाइल सर्वर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो यहाँ पे हम ऑप्शंस वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजेस फाइल ऑपरेशन एंड इज शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। सो बेसिकली आपका जो ऑप्शन 1 है वो राइट हो जाता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है मैनेजेस फाइल ऑपरेशंस एंड इज़ लिमिटेड ऑन 1 PC। सो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 PC को फाइल प्रोवाइड करवाना, वो तो फिर PC अपने हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकता है। 3 में बोला गया है एक्ट्स एज अ फैट क्लाइंट एज शेयर्ड ऑन अ नेटवर्क। तो आपका 3 और 4 दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मैनेज फाइल ऑपरेशंस एंड इज शेयर ऑन अ नेटवर्क। सो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की जो वीडियो थी वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप में से कोई भी प्रैक्टिस सेट जो कि हमारी टीम ने बनाया हुआ है, अगर उसे बाय करना चाहता है, वैसे तो आपका प्रैक्टिस सेट 100 रुपीज़ का है, लेकिन अगर आप उसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रजिस्टर करते हैं सो आपको वो 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 50 रुपीज़ का। और वो आपको मिलेगा कब? 16 जनवरी को। सो बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें PDF कब मिलेगा, तो वो आपको 16 जनवरी को आपने जिस ईमेल आईडी से वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है उससे मिल जाएगा, या फिर जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पे डाली हुई है उससे मिल जाएगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें।